नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेवन्थ चैप्टर है, मुद्रा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मनी, इसका हम अध्ययन करेंगे। मुद्रा बहुत शक्तिशाली है। इसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। यह वह खरीद सकती है जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में है। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जा सकती तो सरकार ने मुद्रा की छपाई के द्वारा गरीबी को देखते ही देखते समाप्त कर दिए होते। तो ये मुद्रा के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुद्रा के द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन जो मुद्रा के द्वारा जो मेन समस्या है, गरीबी का निवारण, ये मुद्रा के द्वारा भी संभव नहीं हो पाया। अगर होता तो सरकार मुद्रा इतनी छापती कि लोगों की गरीबी अपने आप ही दूर हो जाती। तो मनी इज ऑल पावरफुल, बट इट कैन नॉट बाई रिचेस। इट कैन बाई ओनली व्हाट इज इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में क्या है उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकती है, लेकिन निर्धनता को नहीं खरीद सकती। इफ मनी कुड बाई रिचेस, the poverty would have been put an end overnight by the government by resorting to printing money। तो ये मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुद्रा के बारे में क्या परिभाषाएं क्या कहा गया है कि कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य द्वारा 3 प्रमुख आविष्कार, मुद्रा, पहिया और वोट में से एक है। यानी क्राउथर ने कहा था कि 3 ही प्रमुख आविष्कार हुए, जिसमें एक पहिया है, एक वोट है और तीसरा है जो मुद्रा है। तो मुद्रा सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान के रूप में जो सामान्यतः जो स्वीकार की जाती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा की जो कार्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। अब विनिमय का माध्यम किस प्रकार है कि मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के कार्य को काफ़ी सरल बना दिया है। मतलब पेचीदी अर्थव्यवस्था में जिसमें विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, विस्तृत बाजार, सामान्य सी बातें हो गई हैं, ये सब मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। विनिमय का माध्यम बनकर के मुद्रा ने मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले मुद्रा प्राप्त की जाती है और मुद्रा दे करके आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के आगे और पीछे मुद्रा ही रहती है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का जो कार्य है, इसमें जो मुद्रा का जो सर्वमान्य होना, सर्वविधिक होना, इसने विनिमय के माध्यम को बहुत ही सरल बना दिया है और आसानी से हम मुद्रा दे करके आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दूसरा प्रमुख कार्य मूल्य का मापक। मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है। ऐसा पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संभव होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मुद्रा हिसाब की इकाई के रूप में अपना कार्य बिना अपने वास्तविक अस्तित्व के भी कर सकती है। साम्यवादी समाज में संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह सरकारी भंडार से एक निश्चित मुद्रा राशि तक माल खरीदने की इजाज़त दी जाए। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई, बल्कि हिसाब किताब की इकाई के रूप में भी मूल्य के मापक के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए सभी प्रकार की स्थितियों को संभव बनाती है। विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं की लागत लाभ की तुलना करके उनमें से चुनाव करने के लिए मुद्रा का उपयोग मुद्रा के द्वारा ही हिसाब किताब लगाया जाता है। मुद्रा का कार्य आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार मुद्रा का सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूल्य के मापक के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की या लागत लाभों की गणना करना होता है। नंबर तीसरा है मूल्य संग्रह का कार्य करना, मूल्य का संचय करना, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए मूल्य संग्रह या धन संग्रह का कार्य सुगम हो जाता है। इससे भविष्य में वस्तु और सेवाएं खरीदने की शक्ति का संग्रह किया जा सकता है। लेकिन इस कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर बना रहे, वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे। यदि वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो मुद्रा का मूल्य घटता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा संग्रह करने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि उसने जो मुद्रा संग्रह की है उसका वस्तु और सेवा के लिए कितना मूल्य है।
अतः सामान्य कीमत स्थिति में वृद्धि होने पर मुद्रा की उपयोगिता धन संग्रह के रूप में घट जाती है। धन संग्रह का कार्य बॉन्ड या शेयर खरीद कर भी किया जा सकता है, बचत जमा के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण तरलता के रूप में केवल मुद्रा के द्वारा ही धन का संग्रह किया जा सकता है। मुद्रा के द्वारा ही संतोषजनक संग्रह का काम सारे समाज में किया जाता है, ऐसा लिप्से और क्रिस्टल ने कहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है विलंबित भुगतान का आधार। मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान स्थगित कर सकना संभव हो गया है। इस प्रकार ये ऋणों के भुगतान का आधार बन जाती है। यहाँ लेखे की इकाई में समय तत्व और जुड़ जाता है, क्योंकि भुगतान भविष्य में किया जाना है। आधुनिक समाज में ऋणों का अत्यधिक विस्तार हुआ है और इसका श्रेय मुद्रा के आविष्कार को ही दिया जाता है। सरकार और व्यवसाय काफ़ी मात्रा में ऋण लेते हैं, उपभोक्ता वर्ग भी ऋण लेता है, अतः मुद्रा ने ऋणों के लेन देन को बड़े पैमाने पर संभव बना दिया है। तो उसके बाद आता है मूल्य स्थानांतरण का साधन। मुद्रा केवल मूल्य संग्रह का ही कार्य नहीं करती है, बल्कि मूल्य का स्थानांतरण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमतापूर्वक कर सकती है। इससे विनिमय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। मुद्रा का यह कार्य पूर्व वर्णित कार्यों से ही निकाला जाता है। अंतर केवल इतना है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में लेन देन के बढ़ने से मूल्य का स्थानांतरण काफ़ी बड़े पैमाने पर होने लगा है। उसके बाद आता है साख का आधार। यहाँ जो व्यापारिक बैंक जो साख का निर्माण करते हैं उसका आधार नगद जमा ही होती है, और नगद जमा मुद्रा के रूप में किया जाता है। अगर नगद जमा नहीं होगी तो साख मुद्रा या साख निर्माण का आधार ही संभव नहीं होगा। अतः मुद्रा के द्वारा ही मुद्रा की साख का निर्माण संभव होता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। उपभोक्ता और उत्पादकों द्वारा भी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि अपन मुद्रा के द्वारा ही साधनों की कीमतों को नापते हैं और उनका उसी रूप में उपयोग करते हैं। और धन को सबसे अधिक तरल रूप में भी मुद्रा के द्वारा ही रखा जाता है। तो ये मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, ये मुद्रा की उपयोगिता को सिद्ध करता है। पूरा आर्थिक इकोनॉमी मुद्रा के चारों तरफ ही घूम रही है, ये बात प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, और ये इसके महत्व को स्पष्ट भी करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में मुद्रा का अपना केंद्रीय स्थान है। व्यय, बचत, निवेश, रोजगार, उत्पादन, उपभोग, कीमतें, सरकारी करों, आयात निर्यात, पूंजी आदि के बीच पूंजी के आदान प्रदान के रूप में मुद्रा का ही समावेश होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण होती है मुद्रा, जिसके द्वारा मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये मुद्रा के महत्व को स्वीकार किया गया है कि मुद्रा के इतने कार्य हैं कि आधुनिक जीवन में मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की परिकल्पना भी संभव नहीं है। अब मुद्रा के प्रकार क्या क्या हैं? नंबर मुद्रा के प्रकारों में हम देखें तो सबसे पहले आती है लेखे की मुद्रा, लेखा इकाई। तो लेखा इकाई के रूप में मुद्रा वह है जो हिसाब किताब की मुद्रा होती है, उसे लेखे की मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रकार का जो हिसाब किताब है, देश के खाते हैं, वो मुद्रा के रूप में ही रखे जाते हैं। अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल, जर्मनी में मार्क, जापान में येन, ये सभी लेखे की मुद्रा कहलाती है। दूसरा होती है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वह होती है जो देश में प्रचलित होती है, जिसमें लेन देन संपन्न किए जाते हैं, क्रय शक्ति का संग्रह किया जाता है। भारत में नोट और सिक्के हैं जो वास्तविक मुद्रा का उदाहरण है। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा है वह है जिसे राज्य द्वारा या सरकार द्वारा वैध घोषित किया जाता है, उसे वैधानिक मुद्रा कहा जाता है, और उसे उस सीमा तक स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसकी सीमा सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा, शाख मुद्रा होती है जो ऐच्छिक मुद्रा, जिसे अपनी इच्छा से व्यक्ति इसे स्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। चेक, हुंडी, विनिमय बिलों को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा यानी कि प्रतीक मुद्रा, टोकन मनी, ये छोटे भुगतानों में काम आती है, प्रमाणिक मुद्रा की सहायक होती है। इसमें तांबे से निकल के सिक्के आदि होते हैं। सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा की स्वतंत्र निःशुल्क ढलाई नहीं होती है, ये सीमित वैध मुद्रा होती है। उसके बाद आते हैं प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक या मानक स्टैंडर्ड मनी यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। प्रमाणिक या मानक सिक्के स्वर्ण या चांदी के होते हैं। प्रमाणिक मुद्रा विनिमय के माध्यम और लेखे की मुद्रा दोनों होती है। मानक सिक्के पर अंकित मुद्रा इसमें धातु मूल्य के समान होती है। इसके बाद आते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के रूप में आजकल नई मुद्रा आई है, जिसे क्रेडिट कार्ड के रूप में अपने पास, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में अपने पास रखा जाता है।
नज़दीकी मुद्रा, जो मुद्रा नहीं होकर के मुद्रा के समीप होते हैं, जैसे सिक्के, जैसे चेक, विनिमय बिल, ये मुद्रा का सबसे समीपस्थ तरल रूप है। गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने की प्रवृत्ति होती हो। दुर्लभ एवं सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, सुलभ मुद्रा जो आसानी से, जिसकी गति सामान्य, आसानी से प्रवाह की दर आसानी से होती हो। कागजी मुद्रा जो हमारे नोट है वो कागजी मुद्रा है, और जो सोने चांदी के रूप में रखी होती है वो धातु मुद्रा होती है। तो इस प्रकार ये मुद्रा के रूप थे। बहुत बहुत धन्यवाद।